बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, अमेरिका ने वेनेजुएला पर ऐसा वार किया जिसने दुनिया को हैरान परेशान कर दिया। वेनेजुएला के शहर क्राक्स में धमाकों की गूंज के साथ वो लम्हा आ पहुंचा जिसे तारीख गैर मामूली करार दे रही है। अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने इतनी तेजी से अपनी कार्रवाई मुकम्मल की जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। सिर्फ 3 घंटों में सदर मादुरो के 12 साल इक़्तिदार का खात्मा कर दिया गया। आप अंदाजा लगाएं कि मुल्क हालते जंग में हो और मुखालिफ आपका बादशाही उठाकर ले जाए। यह कार्रवाई मुबैना तौर पर अमेरिका की सबसे खुफिया और मोहलिक वार और ऐसी कार्रवाइयों के लिए बदनाम तरीन समझी जाने वाली डेल्टा फोर्स ने अंजाम दी है। वो फोर्स जिसका जिक्र सिर्फ खबरों में और अफवाहों में सुनाई देता है, जिसे रस्मी तौर पर फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशनल डिटैचमेंट डेल्टा कहा जाता है। 1977 में कायम होने वाली इस फोर्स का तस्वर कर्नल चार्ल्स बैकविथ ने पेश किया। यह यूनिट बराह रास्त ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के मातहत काम करती है। इसकी महारत खुफिया कार्रवाइयों पर यरगमालियों की बाजियाबी और दुश्मन के कल्ब में पहुंचकर वार करना है। कहा जा रहा है कि यही फोर्स अमेरिकी हमले के दौरान वेनेजुएला के दारुल-हुकूमत के हसास तरीन और हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में दाखिल हुई और 42 एहलकारों ने चंद घंटों में खेल बदल दिया। सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया सेलेना फॉर्स को हिरासत में ले लिया गया। यह ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पहले खुद किया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी तफसील बताई कि उन्होंने यह कार्रवाई लाइव शो की तरह देखी। ट्रंप का कहना था कि इतनी तेजी और शिद्दत से कार्रवाई दुनिया में सिर्फ अमेरिकी फौज ही कर सकती है। उन्होंने मादुरो की गिरफ्तारी की तस्वीर भी पोस्ट की। उन्होंने जब वेनेजुएला में इक़्तिदार की मुंतकली नहीं हो जाती अमेरिका हुकूमत चलाएगा, यह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था और वेनेजुएला के सदर अमेरिकी कानून का सामना करेंगे। ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले से कहीं बड़ा हमला करने का इंदिया भी दिया है और कहा है कि एक सेकंड वेव भी इस सूरत में आ सकती है। नाज़रीन, अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का यह हिस्सा है कि लातीनी अमेरिका में कोई मुखालिफ हुकूमत नहीं बनने देगा। इसलिए अमेरिका तवील अरसे से निकोलस मादुरो पर संगीन इल्जामात आयद करता रहा है। वाशिंगटन का कहना है कि मादुरो एक बैनुल-अक़वामी मनशियात स्मगलिंग नेटवर्क की क़यादत कर रहा है। अमेरिकी मौक़िफ़ के मुताबिक यही नेटवर्क जराइम और मनशियात के जरिए अमेरिका तक असरात फैलाता रहा है। मादुरो इल्जामात को मुसलसल मुस्तरद करते रहे। दूसरी जानब वेनेजुएला का बयानिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। वेनेजुएला का कहना है कि यह हमला दरअसल दुनिया में तेल के सबसे बड़े ज़खायर पर कब्जे की कोशिश है। वेनेजुएला के पास सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल के ज़खायर हैं और उसकी तेल की पैदावार का 80% चीन को बरामद किया जाता है। वेनेजुएला पर हमले के बाद चीन का रद्द-ए-अमल क्या आता है, यह भी देखने से ताल्लुक रखता है। इसलिए वेनेजुएला हुकूमत के मुताबिक अमेरिका बरसों से इन ज़खायर पर नजर रखे हुए था। पाबंदियां लगाई गई, ऑयल टैंकर जब्त किए गए और दबाव बढ़ाया गया। इसी दबाव के दौरान एक और खुफिया कहानी सामने आई। अमेरिका ने सदर मादुरो को रास्ते से हटाने के लिए उनके चीफ पायलट को खरीदने की कोशिश की गई। अरब मीडिया के मुताबिक पायलट को $1 मिलियन की पेशकश की गई। वादा किया गया कि अगर सदर के तैयारे को मखसूस मकाम पर उतार दिया जाए तो उस पर दौलत की बारिश कर दी जाएगी, मगर पायलट ने इनकार किया और वफादारी निभाई। यह मंसूबा नाकाम हुआ मगर दबाव खत्म ना हुआ। अब दावा किया जा रहा है कि नाकाम खुफिया मंसूबों के बाद खुल्लम खुल्ला फौजी मुदाखलत की गई। अमेरिकी तैयारों ने हमला किया, क्राक्स में धमाके हुए, फौजी तंजीबात निशाना बनी, बिजली मुनक़ता हुई और फिर वो लम्हा आया जिसने वेनेजुएला की सियासत को हिलाकर रख दिया कि सदर को ही हिरासत में लेकर मुल्क बदर कर दिया गया। वेनेजुएला की नायब सदर डेल्सी रॉड्रिगेज ने सदर और खातून अव्वल की जिंदगी का सबूत मांगा, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका की अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सदर मादुरो और उनकी अहलिया पर न्यूयॉर्क के सदरन डिस्ट्रिक्ट में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और उन पर दर्जेल इल्जामात लगाए गए हैं जिनमें मुनशियात, दहशतगर्दी, कोकेन बरामद करने और अमेरिका के खिलाफ तबाहकुन हथियार रखने की साजिश का इल्जाम शामिल है। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि मादुरो जल्द ही अमेरिकी सरजमीन पर अमेरिकी अदालतों में इंसाफ के मुकम्मल गजब का सामना करेंगे। उधर वेनेजुएला के वजीर दिफा ने मुल्क भर में फौजी दस्तों की तैनाती का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि वेनेजुएला अपनी तारीख की बदतरीन जारियत का सामना कर रहा है। अब सवाल यह है कि अगर निकोलस मादुरो वाकई इक़्तिदार से हटा दिए गए हैं तो अब आगे क्या होगा। और अमेरिकी मुदाखलत के हामियों का कहना है कि इससे ऑपोजिशन को मौका मिलेगा। ऑपोजिशन की क़यादत नोबल अमन इनाम याफ्ता मारिया कोरेना कर सकती हैं या फिर 2024 के सदारती उम्मीदवार एडमिट आगे आ सकते हैं। यह महज एक फौजी कार्रवाई नहीं, यह इक़्तिदार, तेल, ताकत और आलमी सियासत की एक नई कहानी है। वेनेजुएला के बाद नजरें ईरान पर हैं, जहां एहतजाज के मामले पर सदर ट्रंप मुदाखलत की धमकी भी दे चुके हैं। अब देखना है कि वेनेजुएला के बाद इस कहानी का अगला बाब क्या होगा। क्या सिर्फ ईरान पर हमला होगा या दुनिया तीसरी आलमी जंग अजीम की तरफ भी जा सकती है।
इसी तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए आज प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया है अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं अनीला अली साहिबा, आमना महमूद साहिबा हैं आयर एक्सपर्ट हैं, उसके साथ साथ उस्मान शाहिद साहब इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब सिक्योरिटी से मुतल्लिक इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से उनसे हम जानेंगे। अब इस सूरत में बात करेंगे। अनीला अली साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अनीला साहबा, एक तो शॉकिंग था, ये तो खबरें थी कि ये मामला कुछ गड़बड़ हो रहा है, जिस तरह सितंबर से या उससे पहले मामला खराब हो गए, लेकिन हमला करना और सदर को उठाकर ले जाना और फिर ये भी कहना कि हम दूसरे हमले के लिए भी तैयार हैं, एक सेकंड वेव भी आ सकती है। अब क्या सिर्फ सदर की गिरफ्तारी से वो मुमकिना नताइज हासिल नहीं हुए, और मुमकिना नताइज डोनाल्ड ट्रंप के हैं क्या वेनेजुएला के हवाले से? देखिए, यस, बहुत बिग बोल्ड मूव है अमेरिकन प्रेसिडेंट की, और यूजुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये जो हुआ है वेनेजुएला में, ये हमें समझना चाहिए अमेरिकाज के एंगल से। अमेरिका सिर्फ अमेरिका नहीं है, इट्स अ कॉन्टिनेंट। और आप ये प्रेसिडेंट ने इन्वोक भी किया जो मनरो डॉक्ट्रिन, तो उसमें ये कहा जाता है कि अमेरिका, साउथ अमेरिका में जो भी गवर्नमेंट होगी वो अमेरिका के साथ काम करेगी, अमेरिका के अगेंस्ट काम नहीं करेगी। और ये जो वेनेजुएला की प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये एक रन बाय स्ट्रॉन्ग मैन, उसने ये स्टेट को हाईजैक किया। उसके अलावा वो अपने आप को कहता था नार्को गैंगस्टर। तो प्रेसिडेंट ट्रंप तो जब आए थे, उनका सबसे बड़ा स्लोगन था कि वो ड्रग्स को ख़त्म करेंगे, ड्रग्स को अमेरिका से, और उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर काम भी किया। फिर आपने देखा कि 3-4 साल से सुन रहे हैं ऑलरेडी कि मडूरो अपने लोगों को मार रहा था, ऑपोजिशन को यानी कि किल कर रहा था लिटरली, और सारी जो उसकी कैबिनेट थी वो सारी लिंक्ड है टू सेंडिंग ड्रग्स टू मेक्सिको के थ्रू अमेरिका। तो जब ये गवर्नमेंट आई है प्रेसिडेंट ट्रंप की, इन्होंने तो तहिया किया हुआ था कि ड्रग्स को ये करेंगे। फिर इन्होंने देखा कि ईरान और रशिया को, जो जैसे आपने अभी मेंशन किया कि उनको अपना ऑयल भी बेच रहा था, फिर चाइना भी आ रहा था, तो ये सारी चीज़ें वो यूनिलैटरली कर रहा था अगेंस्ट द अमेरिकाज मनरो डॉक्ट्रिन। और ये मैं कहती चलूँ कि ये जो सारी कोलंबिया, दूसरी अमेरिकन स्टेट्स हैं, इनको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, और ये अमेरिका में बहुत पावरफुल हैं साउथ अमेरिकन स्टेट्स। इन सब को ये अच्छा नहीं लग रहा था जो वेनेजुएला में हो रहा था। आप देखें वो इमेजेस, आपको याद होंगी कि वो बेचारे उनके लोग गार्बेज, ट्रैश में, यानी कि गंद में, कचरे में खाना ढूंढ रहे थे। तो एक जो ऐसी गवर्नमेंट हो, इलीगल गवर्नमेंट, जो गैंगस्टर गवर्नमेंट हो, और जिसके लोग मर रहे हों, तो फिर वो क्या कहते हैं, वो माइंड नहीं करते हैं कि कोई फॉरेन इंटरवेंशन आए और उनकी गुर्बत से उनको बचाए। वहाँ ना बिजली, ना मेडिसिन, ना हॉस्पिटल, सिक्योरिटी फोर्सेस लोगों को टॉर्चर करती है। यानी अनिल साहब, आप ये समझती है कि ये एहसान किया गया है वेनेजुएला पर उनके लोगों पर इस तरह की इंटरवेंशन करके? आमना साहिबा, आपको क्या लगता है कि किसी दूसरे मुल्क में एक तो उसकी हदूद को पामाल करना और फिर उनके सदर को उठा के ले जाना, उनके सरबराह को उठा के ले जाना, क्या इट्स सिंपल कि वहां पर जो हालात थे उसकी वजह से कोई रिटेलिएशन नहीं हुई, या ये क्या सूरत हाल बनी? मेरा ख्याल है कि जो भी वाकयात हो रहे थे वहां पे और जो भी लोगों के साथ हो रहा था, वो तो अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी स्टेट को राइट नहीं है कि किसी स्टेट की सॉवरेनिटी के ऊपर ऐसे हमला करे और उनके वजीर आजम को या प्रेसिडेंट को उनके सदारती महल से ऐसे उठा ले। अमेरिका के लिए ये खुद भी अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन इतना अनप्रेसिडेंटेड इसलिए नहीं है कि फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि इन्होंने अबडक्ट कर लिया ऐसे ही आके सदारती महल से। पहले ये मरवा देते होते हैं ना लोगों को, रजीम चेंज में ये मरवा देते हैं या फिर उनको डिस्प्लेस करवा देते हैं अपने लोगों के जरिए। मेरा ख्याल है कि अगर इनके अपने लोग वेनेजुएला के इतने ज्यादा खिलाफ होते अपनी हुकूमत के, तो वो इसके खिलाफ रिवोल्ट कर चुके होते और उसको अमेरिकन की बैक पहले ही हासिल थी। इसका मतलब ये है, इस अबडक्शन करने की वजह जो नजर आती है वो ये कि
अथॉरिटीज तो उनके साथ मिल गई, अमेरिकियों के साथ उनकी फौज मिल गई और उनके जो ब्यूरोक्रेसी मिल गई होगी, उनकी कैबिनेट मिल गई होगी, लेकिन जो लोग हैं वो अपनी हुकूमत के खिलाफ इस कदर नहीं थे कि वो रिवोल्ट करते थे। दूसरे ये कि वो जो बंदा था, वो जो मिस्टर प्रेसिडेंट है, वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, और लास्ट ईयर जो इलेक्शंस हुए थे, अमेरिका ने खुले आम अपोजिशन लीडर की हमायत की और यूरोपियन यूनियन ने भी, लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन में वो कामयाब हो गए। और ये मानने वाली बात नहीं है कि अमेरिका के इतनी सपोर्ट के बावजूद भी उन्होंने धांधली से इलेक्शन जीता होगा। और ये जो हमें एक्शन भी नजर आता है, ये भी बताता है कि लोगों की सपोर्ट बहरहाल प्रेसिडेंट के साथ है, और वो एक दिन में प्रेसिडेंट नहीं बना। ही वॉज अ कॉमन मैन, वो एक बस ड्राइवर था 90s में, और उसके बाद उसने अपनी मेहनत से ये वाली जगह हासिल की, और फिर उसके बाद जो पिछले वाले जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसको अपनी जगह सक्सेसर नॉमिनेट किया। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिक्स जो है वहां पे ज्यादातर अथॉरिटेरियन ही है, जो ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, लेकिन इसके बावजूद भी हैविंग सेड दैट आई वुड से कि अमेरिका को कोई हक नहीं है किसी मुल्क की सॉवरेनिटी पे ऐसे दखल देने का। मोनरो डॉक्ट्राइन का जमाना गुजर गया हुआ है, अब ये मोनो डॉक्ट्राइन का वक्त नहीं है। उस वक्त इन्होंने कहा था कि हमारा कोर्ट यार्ड है, यहाँ पे कोई भी दखल नहीं देगा और हम ये जो चाहे करें, और इसके नाम पे इन्होंने पिछली सेंचुरी में इतनी ज्यादा इंटरवेंशन की, इतना बंदा मारा, पेरू में इन्होंने 10 लाख लोग मार दिए बिकॉज दे वर प्रोटेक्टिंग देयर रूलर। तो अब लोग इसलिए नहीं निकले कि ये बहुत अचानक था, और मेरा ख्याल है कि रेजिस्टेंस कहीं से भी नहीं आई, जितनी मर्जी फोर्स स्ट्रांग थी लेकिन कहीं से रेजिस्टेंस नहीं आई, इवन प्रेसिडेंशियल गार्ड्स ने भी एक गोली नहीं चलाई। तो ये इसका मतलब अलार्मिंग ये था, है और कि यही सबसे ज्यादा शॉकिंग था कि अगर कुछ भी होता है कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस तो होती ही है। उस्मान साहब, आप क्या समझते हैं कि अब सदर ट्रंप दुनिया में जो खाम तेल के सबसे बड़े खाए रखने वाला एक मुल्क है, उसके साथ तनाज़ा है क्या ये इंसानी हुकूक का मामला है, मनशियात का मामला है, या फिर ये तेल या जियो स्ट्रैटेजिक मफाद का एक सिलसिला है, या उस ज़ुमरे में है? पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में हमें ब्रॉडर पिक्चर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 2013 से वहाँ पे मडूरो को देख रही है और इसके रजीम को अपोज करती नज़र आई है। उसकी बड़ी रीज़न ये है कि वेनेजुएला की जो ऑयल की शिपमेंट है वो जा रही है चीन, वहाँ से है। रशिया के साथ उनके ताल्लुकात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, ईरान के साथ उनके बड़े दोस्ताना मरासिम हैं। तो वहाँ के ऊपर जो बढ़ती हुई कुर्बत है, जो कि स्ट्रेटेजिक राइवल्स हैं अमेरिका के, उसने बड़ा एक अब तरह से अनईज किया है डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को। और वो उसी तरीके से 1823 के अंदर जेम्स मनरो जो प्रेसिडेंट थे, उन्हीं की तरह का मोनरो डॉक्ट्राइन लेके आए हैं कि किसी सूरत के अंदर यहाँ के ऊपर उनकी जो राइवलरी अपना कुव्वतें हैं वो यहाँ के ऊपर स्पेस ना बना पाएं और अमेरिका की कुर्बत जो है वो हासिल ना करें। तो डोनाल्ड ट्रंप इसको थोड़ा सा ब्रॉडर पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, जिसकी बात करते थे मडूरो कि वो हमें कॉलोनाइज करना चाहते हैं। तो तेल से ये कहीं आगे का मामला है, लेकिन इस वक्त इस सूरत हाल के अंदर हम रजीम चेंज ऑपरेशन के तौर पे देखते हैं। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है कि जनूबी अमेरिका के अंदर या लैटिन अमेरिका के अंदर अमेरिका ने इस तरीके से इंटरवेंशन की है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़ा ब्रूटल क्रिमिनल एक्ट है। जंग छेड़ना यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 2 की ग्रॉस वायलेशन है, जिसमें किसी मुल्क की सालमियत पे आप हमला करते हैं, उनकी टेरिटोरियल बाउंड्री जो है उसको ब्रीच करते हैं। तो अमेरिका अपनी इखलाकी साख, अपनी क्रेडिबिलिटी और जो जिम्मेदार रियासत के तौर पे दुनिया में खुद को पुलिसमैन के तौर पे पोर्ट्रे करता था, आज डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क के किसी गैंगस्टर से कम नहीं लग रहे। जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और वो कह रहे हैं हम उन्हें अरेस्ट करके अमेरिका में ट्रायल जो है वो चलाएंगे। तो मेरे ख्याल में इस तरह की कोई प्रेसिडेंट भी चीन को ताइवान पे हमला करने के अंदर जो इखलाकी जवाब फराहम करती है, यूक्रेन पे जो कि अनजस्ट वॉर वेज की हुई है पुतिन ने, उसका जवाब जो है वो इसके अंदर हमें मुझे लगता है कि वो तलाश करेंगे। और दुनिया एक अनार्किक सिचुएशन के अंदर है जिसमें इंटरनेशनल लॉ जो है वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप क्लेम करते थे कि मैंने 8 मुल्कों में जंग खत्म की है, जबकि हिस्ट्री बता रही है पिछले साल की फैक्ट शीट बताती है 7 मुल्कों पे उन्होंने हमला किया है। अफ्रीका में नाइजीरिया, सोमालिया पे अटैक किया है, अरेबियन पेनिनसुला और मिडल ईस्ट के अंदर इराक से लेके सीरिया, उसके अलावा यमन पे अटैक किया, ईरान पे अटैक किया उन्होंने। तो मेरे ख्याल में बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, यानी सूरत हाल जो है वो मजीद तशवीशनाक हो रही है। और जैसे आपने कहा कि ये जवाब भी कुछ मुल्कों के लिए बन सकता है। अब साहब, किसी खुद मुख्तार मुल्क के सदर को गिरफ्तार करना एक्ट ऑफ वॉर के जुमरे में आता है क्या? ये तो बहुत पीछे रह जाता है। ये तो बाकायदा एक बदमाशी है जो अमेरिका ने की है
और अमेरिका ये पहली दफा नहीं है, अमेरिका पहले भी इससे ऐसे काम करता रहा है और यही चीज अमेरिका को बाकी ताकतों से मुमताज करती है कि वो अपने मफादात के हुसूल के लिए हर कुछ करने को तैयार हो जाता है। बाकी जो दूसरी ताकतें हैं, चाहे वो चीन है चाहे वो रूस है, वो भी रूस ने अपने यूक्रेन की हद तक तो लिमिट रखा, लेकिन वेनेजुएला को बात ही की जा रही है कि वेनेजुएला की कमर में छुरा घोंपने वाला रूस है। और अब ये बात भी हो रही है कि जो वेनेजुएला के सदर को गिरफ्तार करके ले गए हैं, इसमें रूस का भी एक हद तक खाता कोई नेगोशिएटेड डील है ये सारा कुछ। और अनिला साहब, आप जिस तरह, क्योंकि जैसे आपने बताया कि किस तरह ये जो है वो अमेरिका में मंशियात पहुंचती थी, पूरा एक नेटवर्क होता था, तो क्या फिर बुनियादी तौर पर अमेरिका की इसमें नाकामी भी समझी जाए कि वो उस नेटवर्क को अमेरिका के अंदर पहुंचने तक कामयाब नहीं होते थे और उसका फिर ब्लेम अब जो है वो किसी और पर डालकर और फिर उस कार्रवाई भी कर दी और उसका मंजर भी कुछ और नजर आ रहा है? ब्लेम तो नहीं है, ये मैं समझती हूँ कि अमेरिका केयर्स अबाउट रीजनल स्टेबिलिटी, और उस रीजन में जो अमेरिका के फ्रेंड्स हैं, कोलंबिया, ब्राजील और द कैरिबियन कंट्रीज, वो सब भी इस मेनेस से जो कि मडूरो फैला रहा था उससे परेशान थे। और आपको पता है कि ये जो ड्रग्स हैं ये सिर्फ अमेरिका में नहीं आ रहे थे, ये मेक्सिको के थ्रू आ रहे थे और यूरोपियन यूनियन जा रहे थे और दूसरी कंट्रीज टू। तो ये तो पूरी, और इसके अलावा भी ऑर्गेनाइज क्राइम थी जो कि मडूरो और उसकी सुना कैबिनेट लीड करता था। आपने देखा कि कितने 7 मिलियन ये वेनेजुएलन्स ने इन द पास्ट 5-10 साल अपना मुल्क छोड़ दिया है। उसके अलावा ये जो औरत हैं, ये मरीना कोरिना, ये ग्रास रूट से ऊपर आई, इन्होंने जीता और मडूरो ने इनको बनाया नहीं, इनको इनका जो हक था वो नहीं दिया, झूठी इलेक्शंस हुए, वो भी अमेरिका वॉच करता रहा। यस, आई थिंक इट्स अ वेरी बोल्ड मूव टू डू दिस, लेकिन इसमें जो लोगों की सपोर्ट देखी जा रही है, अगर आप देखें जो वेनेजुएलन अमेरिकन स्पेशली हैं, वो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि वो समझते थे कि ये उनके मुल्क के लिए बुरा था। चाहे अमेरिका का इंटरेस्ट ये हो कि भाई रशिया और ईरान उसके खिलाफ वहाँ पर एक कंग्लोमरेट बना रहे हैं, इंटरफियर कर रहे हैं इन दी अमेरिकाज। लेकिन अलीला साहब, क्या फिर ये समझ लिया जाए कि वर्ल्ड विल नॉट बी रन बाय रूल्स, इट विल बी रन बाय पावर? क्योंकि अगर कोई ऐसा सूरत हाल थी तो उसको कोई इंटरनेशनल लॉज होते हैं, ये तो नहीं होता कि आप किसी मुल्क के सरबराह को उठा के ले जाए। देखिए, ये मैंने कहा खुद कि बहुत बड़ा बोल्ड मूव है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसके साथ जो है ना दूसरी साउथ अमेरिकन स्टेट्स की इसमें सपोर्ट है। ये बोल्ड करके आप ग्लैमराइज कर रही हैं उसको, या वाकई समझती है गलत है ये? नहीं, मैं कह रही हूँ कि इट्स अ बोल्ड मूव टू डू दैट। मैं गलत सही, मेरे पास इतनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि ये ज़रूरी था या नहीं था, लेकिन ये मुझे पता है कि अमेरिका का डायरेक्ट इंटरेस्ट है इन साउथ अमेरिका और ये बहुत यूनाइटेड एक फ्रंट है। अमेरिका इज नॉट जस्ट अमेरिका, इट्स अ कॉन्टिनेंट, ये ना भूलें आप, और अमेरिका लीड्स दैट कॉन्टिनेंट। और ये यहाँ देखा जाता है वॉशिंगटन डीसी में इनकी पॉलिसीज हर चीज यूनिसन में जा रही है। तो फिर नीला साहिबा, फिर ये समझ लें कि अमेरिका जो चाहता है वो कर लेगा, वो किसी और मुल्क को भी धमकी लगा रहा है, आगे जाके डिस्कस करते हैं कि आलमी कवानीन की वहां पर खिलाफ वर्जी हो रही है, तो क्या ये जस्टिफाई हो सकता है? क्रिमिनल एक्ट नहीं है, कल चाइना कुछ कर लेता है, वो डोनाल्ड ट्रंप को उठा के ले जाता है, तो जस्टिफाई होगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखें, चाइना इस वक्त लीड तो नहीं कर रहा ड्रग ट्रैफिकिंग इन अमेरिका, राइट? सो हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्यों हुआ है ये। बेशक मैं समझती हूँ कोई और तरीका होता तो बेहतर होता अमेरिका के लिए। तो ये जस्टिफाइड नहीं है, ये जस्टिफाइड नहीं है ना? मैं ये नहीं कह सकती, बिकॉज मेरे पास इतनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं है कि मैं बता सकूं कि क्या हो रहा था। मेरी सिंपैथी लाइज विद मरिया कोरिना, शी वन द इलेक्शंस, और उसके खिलाफ इन्होंने जो उसको नोबेल पीस प्राइज मिला है, आप ये भी तो देखें कि एक उसको पीस प्राइज इसलिए मिला कि शी रोज अप टू अ टायरेंट एंड उसको इन पावर होना चाहिए राइट नाउ। ठीक है, यानी हमने जो एक एग्जांपल कोट की, आपने उसको तो गलत कह दिया कि अगर चाइना डोनाल्ड ट्रंप को लेकर चला जाता है, लेकिन जो उठा के लेके गया उसको आप गलत नहीं कह रही कि अगर वो उठा के लेके गए तो वो गलत है। आमना साहिबा, मामला ये है कि अमेरिका हुकूमत संभालेगा वेनेजुएला की,
तो क्या जब तक वहां पर वो कहते हैं पीस ना हो जाए या जो भी मतलूबा नताइज हैं उसके ना हो जाए, तो क्या मंजरनामा होगा वेनेजुएला के लिए अब, और किस किस्म का हुकूमती सेटअप वहां पर आपको नजर आ रहा है? मैं समझती हूँ मरिया कोरिना इज वेरी केपेबल हैं वो। मैं उस्मान साहब की तरफ जाता हूँ। उस्मान साहब, अब रिजीम चेंज बाय फोर्स नजर आ रहा है, और जिस तरह खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कह भी दिया कि वहां पर हुकूमत वो संभालेंगे, तो क्या बैनुल-अक़वामी कावानीन जो हैं, जो कि हमें कहीं कहीं सिर्फ पेपर्स की हद तक दिखते हैं, वो इंटरवीन कर सकते हैं, या वो क्या कहते हैं कि किसी भी मुल्क में रिजीम चेंज बाय फोर्स किया जाए तो क्या होता है? टू बी सीन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अब फैसला करेंगे कि जंग का दायरा कार जो है वो किस हद तक बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त वेनेजुएला की जो आर्मी है उसकी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी नहीं हुई। उनके बाद जो नायब सदर हैं वहाँ के ऊपर, वजीर खारजा हैं, उन्होंने भी अमेरिका के ऊपर अटैक की या काउंटर करने की इस हवाले से रिटेलिएशन की कोई बात नहीं है सच की है। तो सिचुएशन इस वक्त बड़ी फ्लूइड है, हमारे पास पूरे हकायक उस तरीके से है नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि वहाँ पे अनार्किक सिचुएशन क्रिएट करें और लिबिया जैसा मंजर वहाँ पे हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सर्जिकल स्ट्राइक पे बिलीव करते हैं। तो वो मुझे लगता है एक सिंबॉलिक वैल्यू के तौर के ऊपर ही चाहते हैं कि इसको देखा जाए कि अगर पड़ोस के अंदर कोई रजीम ऐसा है जिसे डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए पोटेंशियल थ्रेट समझते हैं, तो उसे न्यूट्रल करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन वो तनाज़ात को तवालत देने के मेरे ख्याल में हक में उस तरीके से नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पे क्राकस के अंदर इस वक्त पावर का वैक्यूम है, और उसके लिए फौज जो है अब वो किसकी वफादार बनती है, ये अभी मुझे लगता है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर सूरत हाल वाजिया होगी। लेकिन मारिया कोरिना जो हैं, उन्होंने बदकिस्मती से वहाँ की अपोजिशन लीडर जिसे नोबेल का पीस प्राइज़ दिया गया है, उसने अपने मुल्क में होने वाली इस मुदाखलत के ऊपर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की सताइश की है, और वो चाहती हैं कि पावर जो है उनके हाथ में आ जाए। तो मुझे लगता है ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है कि अमेरिका एक तरफ वहाँ पे रजीम चेंज करने के लिए इंटरवेंशन करता है, और दूसरी तरफ ईरान के अंदर लोगों की हमायत के अंदर भी जो है रजीम को तब्दील करने के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी की है। तो इस तरह की कोई भी मुझे लगता है मूव वो खुद अमेरिका के हक में बेहतर नहीं, उनकी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, और कांग्रेस इस हवाले से बड़ी रेलिवेंट है, उन्हें इंटरवेंशन करनी चाहिए इस हवाले से। और वो सितंबर से देख रहे हैं कि अमेरिका किस तरीके से मुसलसल हमले किए जा रहा था वहाँ के ऊपर ईस्टर्न पैसिफिक के अंदर, वहाँ पे जो उनकी शिपिंग इंडस्ट्री है और कश्तियों को, और उन पे जो इल्ज़ाम तराशी की जा रही थी है। मैं अगर आपके नाजरीन के साथ इस वक्त फैक्ट शेयर करूँ, तो जो इम्पार्शल तनाज़ात की मॉनिटरिंग करने वाला ग्रुप है आर्म कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डाटा, उसने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जब से बरसों इक़्तिदार आए हैं 2025 के अंदर, उन्होंने ड्रोन्स और जंगी तैयारों की मदद से 622 बार 622 टाइम्स उन्होंने बैरून मुल्क जो हैं वो मुदाखलत की है, उन्होंने बराह रास्त जो हैं बमबारी की है। मुझे लगता है इस तरीके से दुनिया एक अनार्किक सूरत हाल मंजर कशी पेश करती है, और उसके अंदर कोई भी मुझे लगता है एंटिटी ऐसी नहीं है जो सैनिटी का सबूत दे। जो स्टेटमेंट आनी चाहिए थी यूरोपीय यूनियन से, वो स्टेटमेंट्स आ रही है रशिया से और चाइना से आ रही है, ग्लोबल साउथ से आ रही है। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप की इस तरीके की जो कि कार्रवाई थी है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बड़े देर पा होंगे, बड़े दूर रस होंगे लैटिन अमेरिका में, और उनकी हिस्ट्री रही है अमेरिका की यहाँ के ऊपर है। ये रजीम चेंज ऑपरेशन आज की बात नहीं है, वो पनामा, क्यूबा, ग्वाटेमाला, बोलिविया, डोमिनिक रिपब्लिक, ग्रेनाडा, निकोरागुआ, इसके अंदर पिछले 100 साल के अंदर CIA लेड जो है ऑपरेशन कर चुके हैं। कहीं कभी वो वहाँ के ऊपर डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं, मिलिट्री रजीम्स को, और कभी इंस्टॉल करते हैं अपनी मर्जी के पपेट जो है वो एंटिटीज़। तो मेरे ख्याल में बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है, लेकिन आलमी सतह पे कोई हमें उस तरीके से ज़िम्मेदार रियासत नज़र नहीं आती, इंसाफ पसंदी के कोई असूल नज़र नहीं आते, कोई दुनिया के जो आलमी कवानीन ज़ाब्ते जो हैं उसकी पासदारी करने वाली कोई रियासत नज़र नहीं आती। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से फ्लड गेट को ओपन कर दिया है कि कोई कंट्री भी सिर्फ और सिर्फ अपनी हेजमनी बरकरार रखने के लिए अपने जोरे बाजू के ऊपर किसी कंट्री के अंदर, ठीक है, यानी वो एक एग्जांपल उन्होंने सेट कर दी है जिसको आगे भी कोई ममालिक यूज कर सकते हैं। जनरल साहब, अब ये जो डेल्टा फोर्स है, मैं चाहूंगा जरा इसके हवाले से थोड़ा बताइएगा कि ये कैसे काम करती है कि इतने आराम से वो आए और एक मुल्क के सरबराह को वो लेकर चले गए। तो इस फोर्स के हवाले से बताइएगा कि ये क्या है। फोर्स एक स्पेशल फोर्स है अमेरिका की, ये स्पेशल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं वो, और ये बड़ी बड़ी हाईली ट्रेन्ड ट्रुप्स हैं इनके डेल्टा फोर्स के। ये बड़ी दफ़ा नहीं, कई दफ़ा इस्तेमाल हुई है, और एक दफ़ा तो पाकिस्तान पर भी ये शक पड़ रहा था कि पाकिस्तान पर भी शायद ये
हमलावर हो जाएं पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इशू ये है कि वेनेजुएला के अंदर से ये उनके साथ लोग मिले हुए थे। इससे पहले भी एक कोशिश हुई थी 2020 में, वो नाकाम हो गई। इसी के से उन्होंने क्यूबा पे हमला करने की कोशिश की थी, अमेरिका ने डिसिडेंट्स के साथ मिला के। ये फिर कोशिश हुई थी लेकिन वो नाकाम हो गई थी उनकी। और अब वो पूरी तरह तैयार थे। अमेरिका की जो प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स हैं, जो बाकायदा एक CIA की फोर्स होती है, वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने सारी मुखबरी भी की, उन्होंने सब कुछ न्यूट्रलाइज भी किया, उनके अंदर से लोगों को खरीदा भी। और अभी हालत यह है कि जो वेनेजुएला के सदर हैं उनको भी, उनकी बेगम को भी उन्होंने इंडाइट कर दिया है। उनके ऊपर चार्जेस लग गए हैं, उनके ऊपर मुकदमा चलाएंगे ये भी अमेरिका में। और मुकदमा बनेगा इनके ऊपर ड्रग्स का, कि ड्रग्स ये लोग इम्पोर्ट कर रहे थे, बाकायदा अमेरिका में भिजवा रहे थे, ये कोकेन वगैरह। असल मामलात मुख्तलिफ हैं। मामलात ये है कि वेनेजुएला के जो तेल था वो अमेरिका उस पर अपना तसल्लुत चाहता है। और जब जो सैंक्शन लगी ओबामा के वक्त में 2014 में, तो उसके बाद से चीन इनका सबसे बड़ा खरीदार बन गया था। और चीन ने कुछ थोड़ी सी मिलिट्री प्रेजेंस भी दिखाई थी पिछले साल यहाँ वेनेजुएला पर, लेकिन वो काम नहीं किया उन्होंने। अमेरिका बहरहाल अपना जो काम था वो कर गया है अभी। और अब वेनेजुएला में आप देखिएगा कि खूनरेजी का मेरा ख्याल है कि ये होगी, क्योंकि अमेरिका ऐसे छोड़ेगा नहीं। अपना साहब, अब जो मुस्तकबिल है, अगर अमेरिका वहाँ पर हुकूमत जो है वो संभालता है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाला कुछ दिन खास तौर पर वेनेजुएला के लिए कैसे होंगे? किस किस्म का निज़ाम वहाँ पर होगा और फिर ये ट्रांजिशन ऑफ पावर होगी वहाँ के लिए? जी बिल्कुल, ट्रांजिशन ऑफ पावर होगी। और वो तो जैसे मिस्टर ट्रंप इंडिकेशन दे चुके हैं कि कोई ऐसा ही बंदा जो उनके साथ डील करे कि वो डायरेक्ट इन अमेरिकन इंटरेस्ट के मुताबिक चलाएंगे गवर्नमेंट, वो उनको लेके आएंगे। एक तो वो अपोजिशन लीडर हैं जो इस वक्त सेल्फ एग्जाइल में है स्पेन में, और वो मुसलसल वहां पे भी उन्होंने, क्योंकि असाइलम लिया हुआ है, तो वो अमेरिका के साथ इन टच थे कि किस तरह से उनको दोबारा री इंस्टॉल कर दिया जाए। और एक ये मरिया साहिबा हैं जो कि जिन्होंने फौरन बयान भी दे दिया है। इसका मतलब है कि शी इज ऑफरिंग हर सर्विसेज कि मुझे अगर आप इक़्तिदार देंगे तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी और अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व करूंगी। मेरे ख्याल में मिस्टर ट्रंप जो ये ट्रेंड सेट कर रहे हैं, ये अमेरिकन ट्रेंड लैटिन अमेरिका के लिहाज से तो बड़ा ही कॉमन है। अगर आपको याद हो कि एक दफा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था 1962 में, जिस वक्त फिडेल कैस्ट्रो ने रशिया के साथ मुआहदा कर लिया था और वो वहां पे मिसाइल लॉन्च कर रहे थे। तो लेकिन ये कि उस वक्त क्योंकि क्यूबा के अवाम बड़े फर्म थे, लेकिन इसके बावजूद भी 400 पैरा ट्रूप्स इन्होंने उतार दिए थे प्रेसिडेंट कैनेडी ने, और उसके बाद क्लेम किया था कि अगर ये नहीं रिमूव किए गए मिसाइल तो हम बाकायदा अटैक कर देंगे। तो उस वक्त रशिया भी रिट्रीट कर गया और जो ये क्राइसिस है ये रिजॉल्व हो गया। लेकिन इस वक्त ये सिचुएशन नहीं है। इस वक्त इनका पूरा गवर्नमेंट इस कंट्रोल ना सिर्फ एस्टैब्लिश करने का इरादा है, बल्कि उसको इन द लॉन्ग रन भी लेके चलेंगे। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो ड्रग्स का है, ये बहरहाल ये इशू मौजूद है, लेकिन ये इस वक्त इमीडिएट नेचर अगर देखें ना इस वक्त अटैक की, तो वो एक ब्रॉडर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को देखें कि कल परसों मिस्टर ट्रंप ने बयान दिया था कि इजराइल अगर मिसाइल के पर बैलिस्टिक मिसाइल पे हमला करता है ईरान के, तो उनको सपोर्ट करेंगे। और कल ही आप देखें कि रजीम चेंज के लिए वहां पे मुजाहरे शुरू हो गए हैं। ऑब्वियसली मिस्टर पोम्पियो की अगर आप स्टेटमेंट लिखें तो उन्होंने कहा कि वो उनके साथ हैं जो सड़कों पे हैं इस वक्त, और उनके साथ वो मुसाद के एजेंट्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं जो इसके साथ वर्क कर रहे हैं। दैट इज अ क्लियर मैसेज कि ऑल दीज जो डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं इनको किसने मोटिवेट किया है और कौन इसको सपोर्ट कर रहा है। तो इस वक्त क्योंकि मिडल ईस्ट, यमन में भी क्राइसिस शुरू हो चुका है, सोमाली आइलैंड के ऊपर भी शुरू हो चुका है, तो और ये अभी ईरान के ऊपर भी रजीम चेंज ऑपरेशन डेफिनेटली होगा, तो क्योंकि मिडल ईस्ट से ऑयल की सप्लाई थ्रेटन हो जाएगी। इस पे थोड़ा मजीद भी इसको एलैबोरेट करते हैं। लेकिन मारिया कोरिना की जहां पर बात की जा रही है, नीला साहिबा, वो उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, उन्होंने वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को डेडिकेट कर दिया, तो अब क्या ये हुकूमत सारी उनको ट्रांसफर कर दी जाएगी उसके जवाब में? और क्या यही मंजरनामा नजर आ रहा है कि वो अब लीड करेंगी इस मुल्क को और इसकी क़यादत को?
जी, मैं समझती हूँ कि वो राइटफुली लीड करेंगी बिकॉज़ वो जीती थीं और बहुत सारे जो वेनेज़ुएलन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे हाउस ऑफ कांग्रेस में, उन्होंने भी उसका साथ दिया और काफ़ी उसके लिए एडवोकेसी की कि वो जीत गई थी और धांधली हुई थी इलेक्शंस में। और जो हमारी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस वक़्त ये नहीं कहेगी थी कि किसी गवर्नमेंट को निकाला गया है, बल्कि वो ये कहना चाहेगी कि ये एक क्रिमिनल एंटरप्राइज़ को उन्होंने टेक डाउन किया है, कि ये क्रिमिनल बॉस थे और ये उस पूरे रीजन के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट थे। सो आई थिंक ये जो मरिया हैं, इनकी बहुत सपोर्ट है। आप अगर देखें सोशल मीडिया पे भी तो बहुत सारे लोग आके उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। वेनेजुएलन्स जब सुबह उठे तो कुछ को एकदम हैरान हुआ, उन्होंने ये भी देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप कैसे ऑपरेट करते हैं। वो एक शॉक देते हैं, उनकी जो शॉक होता है, प्रेशर होता है, वो ब्रीफ होता है, उसके बाद लेकिन फिर वो लॉन्ग अनिला साहिबा, ये लगता नहीं कि खुद ही एज्यूम कर लिया गया? डोनाल्ड ट्रंप साहब भी तो हारे थे और उन्होंने फिर एहतजाज किया, तो उन्होंने कहा था मुझे हराया गया था। तो यहाँ पर भी तो वहाँ के लोगों ने वोट किया, इलेक्टेड वो हुकूमत कर रहे थे। देखिए, वो इलेक्टेड अगर हुए हैं तो हमें ये भी पता है कि उनके लोग कचरों से खाना उठा रहे हैं। उनमें वो नहीं है ना, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज नॉट बीइंग शेयर्ड। तो अगर वो इस तरह के होते और लोग भी फ्लरिश कर रहे होते तो फिर शायद डिफरेंट बात होती। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि वो वहां पर एक ये एक एग्जांपल आपने कोट की है, कथा कलामी की माजरत, कि कचरों से आपने दूसरी या तीसरी दफा ये कोट की एग्जांपल। हम पड़ोसी मुल्क भारत में देख लें और बहुत से मुल्क हैं जहां पर लोग कचरों से और इस तरह की गुर्बत की तस्वीरें हमें नजर आती हैं। तो क्या ये जस्टिफिकेशन बना के किसी भी मुल्क में हमला कर दिया जाए? देखिए, ये जस्टिफिकेशन ये है, मैं वो जो इससे पहले बोल रही थी वो यही कह रही थी कि यूएस नहीं चाहता है कि वो एक बेस बन जाए इन साउथ अमेरिका विच इज़ अमेरिकाज बैकयार्ड। वहाँ पर ईरान, रशिया सब मिल के इनके खिलाफ प्लॉट करें। तो ये एक्शन जो था ये बहुत दिन से इमिनेंट लग रहा था। सैंक्शंस भी हुए मडूरो पे, उसने नहीं सुना। इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन भी हुआ, मडूरो नहीं सुना और उन्होंने ट्रैफिक किया। बेशक के ड्रग्स का है, लेकिन मेरा पर्सनली ख्याल है कि जब उन्होंने एक बेस बनाया अगेंस्ट अमेरिका तो अमेरिका हैड टू एक्ट। ठीक, जनरल साहब, अब जरा सूरत हाल ये है कि अगर इस सिचुएशन के अंदर जिस तरह वो अटैक हुआ और सवाल ये हुआ कि वहाँ से आगे से जवाब क्यों नहीं दिया गया या कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो अगर वहाँ से जवाब दिया जाता तो फिर क्या सूरत हाल होती? और क्या इस इक़दाम के बाद एक मुकम्मल जंग का आगाज इसको समझा जाए, या वेनेजुएला कोई रिस्पांस नहीं करेगा, इसी तरह खामोशी रहेगी और कोई सख्त बयान भी नहीं आएगा जिस तरह के अभी तक कुछ नहीं आया? अमेरिका ने जंग तो डिक्लेयर कर दी है। अब वेनेजुएला क्या कर सकता है, क्योंकि वो खुद तो अकेला है इस वक्त, ना चीन के साथ खड़ा हो रहा है ना रूस का खड़ा हो रहा है। और यही चीजें हैं जिसको ऐसे मैं समझता हूँ कि चीन एक सुपर पावर बनने में जो कमजोरी इनकी चीन की बहुत बड़ी है कि वो फौजी मुदाखलत से और फौजी मामलात से अब पीछे हट जाते हैं। रूस बहरहाल खुद यूक्रेन में फंसा हुआ है, तो अगर फौज उनकी खड़ी हो जाती डेफिनेटली जंग तो होती। जंग हुई भी है, कैजुअल्टीज की रिपोर्ट आ भी रही है, लेकिन जो अमेरिका ने काम करना था वो कर दिया है। अब अमेरिका की कोशिश ये होगी कि जो अपोजिशन है इस वक्त, जो बहुत सरगर्म पहले भी रही है, उसको किसी तरीके से पावर में लेके आ जाएं और एक कठपुतली सी हुकूमत बन जाए और उसको चलाए अमेरिका, और अमेरिका के जो गुमाश्ते हैं वहाँ पर वो उनको चलाएं। और अमेरिका की जो वेनेजुएला की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको भी अंदर से कमज़ोर किया जाए, और अमेरिका की जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो फर्म्स हैं, जिस तरह ये पाकिस्तान के अफगानिस्तान में भी काम करती रही हैं, अब वेनेजुएला में मौजूद हैं वो। और वो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में खून खराबा होगा और वेनेजुएला पर अमेरिका का तसल्लुत इस हद तक हो जाएगा कि वेनेजुएला अपना तेल और अपनी मर्जी से कुछ और काम नहीं कर सकेगा। जनरल साहब, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि अब क्योंकि ज़्यादातर इन्हिसार गल्फ पर है अमेरिका का, और वेनेजुएला पर जब वो कंट्रोल हासिल कर लेता है या अपनी मर्जी की हुकूमत हासिल कर लेता है, तो आपको लगता है कि उसका इन्हिसार गल्फ पर कम हो जाएगा और फिर मशरक़ वस्ता के अंदर खासतौर पर जैसे ईरान का बहुत ज़्यादा जिक्र किया जा रहा है, अभी आमना साहब ने भी किया, तो वहाँ पर भी हमें एक महाज खुलता हुआ नजर आ रहा है? फिर
के अंदर तो देखिए ना, ऑलरेडी एक शोरश किस्म की चीज की रिपोर्ट्स आपको मिल रही हैं, और ये भी कोई ऐसे नहीं है कि अचानक ईरानी खड़े हो गए हैं। ये भी काफी अरसे से अमेरिका ने कोशिश की है, पहली दफा नहीं है, ये दूसरी दफा ईरान में भी ये खून खराबा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो उनके एक मकासद हैं अमेरिका के, और उनके साथ जो ताकतें मिली हुई हैं मिडिल ईस्ट को, तो उनका ख्याल ये है कि बिल्कुल उनके अंगूठे के नीचे होना चाहिए, मिडिल ईस्ट दाएं बाएं ना जाए उनके, उसका तेल भी सब कुछ भी वही कंट्रोल करें। बाकी जब ये देखिए ना, वेनेजुएला का जो मेजर ऑयल इंपोर्टर था वो चीन था। अब चीन को अगर वहां से तेल नहीं मिलता तो चीन कहाँ से तेल खरीदेगा? चीन की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी रूस से वो ले रहे हैं तो बड़ी पाइपलाइंस लगा के, उससे ईरान से भी ले रहे हैं वो लोग, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। और ये एक तरीका है कि ट्रंप साहब और अमेरिका चीन को शायद अंडर प्रेशर कर सके। ठीक है, यानी आपको लगता है कि इससे भी चीन को अंडर प्रेशर करने की कोशिश की जा रही। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अमेरिकन तज्जियाकार अनील अली साहिबा, आमना महमूद साहिबा, उसके साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब और उस्मान शाहिद साहब नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट मौजूद थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि माजी में तख्ता उलटना कहीं या फिर जदीद दौर का रजीम चेंज ऑपरेशन आलमी ताकतें हैं हुकूमतें गिराने में हमेशा से किरदार अदा करती आई हैं। आज की दुनिया में इस रजीम चेंज को लेकर जो सबसे ज्यादा बदनाम है वो सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि अमेरिका दुनिया भर की सियासत में मुदाखलत करता है। जो हुकूमत पसंद ना आए उसका तख्ता उलट देता है। अचानक से ऐसे हालात पैदा होते हैं कि अच्छी भली मजबूत हुकूमत देखते ही देखते खत्म कर दी जाती है और फिर वहां इक्तदार पर मनपसंद और वफादार लोग बिठा दिए जाते हैं। वेनेजुएला में भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। पहले पाबंदियां, मुआशी दबाव, फिर खुफिया मंसूबे और आखिरकार बराह रास्त फौजी कार्रवाई करके वेनेजुएला के सदर को मंजर से हटा दिया गया। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं। अमेरिका की सियासी मुदाखलत की कहानियां पूरी दुनिया में फैली हैं और यह कहानियां खुद अमेरिकी फख्र से सुनाते हैं। अमेरिका के डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस बर्नी सैंडर्स इस बात का एतराफ कर चुके हैं कि अमेरिका दुनिया भर में हुकूमतें गिराने में मुलविस रहा है। पाकिस्तान के साबिक फौजी सरबराह जनरल रिटायर्ड असलम बेग अमेरिकी किरदार पर पहले ही सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक के कत्ल में भी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को जिम्मेदार करार दिया था। ज़ियाउल हक के साहबजादे एजाजुल हक भी अपने वालिद के कत्ल में अमेरिका पर ही शुबा जाहिर करते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के बारे में भी यही कहा जाता रहा है कि यह सब अमेरिका की नाराजगी का नतीजा था। जब भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी तो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने उन्हें संगीन नताइज की धमकी दी थी। अमेरिका ने कई ममालिक में तो सिर्फ अमेरिकी कारोबारी कंपनियों को बचाने के लिए CIA को इस्तेमाल किया, जिससे 1953 में ईरान के मुंतखब वज़ीर आज़म मोहम्मद मुसद्दिक का तख्ता उलट दिया। इसी की वजह यह सिर्फ थी कि वो मोहम्मद मुसल्लिक ने वहां काम करने वाली बरतानवी कंपनियों को हुकूमती तहवील में ले लिया था। 1954 में ग्वाटेमाला के सदर जोको बॉयनर्स को भी इसी जुर्म की सजा दी गई। उन्होंने ज़रई इस्लाहात की जो अमेरिकी फ्रूट कंपनी के मफादात के खिलाफ थी। नतीजे में उनकी हुकूमत गिरा दी गई। 1960 में कांगो आजाद हुआ। पेट्रस लोम्बा पहले वजीर आजम बने। चंद ही माह बाद उन्हें हटाकर कत्ल कर दिया गया और उंगलियां एक बार फिर CIA की तरफ उठी। 1961 में डोमिनिकन रिपब्लिक के आमिर राफेल को कत्ल किया गया। तहकीकात से मालूम हुआ कि उनके कातिल को भी CIA की मदद और हिमायत हासिल थी। वियतनाम में नॉर्दर्न डैम के खिलाफ बगावत हुई। फौजी जर्नलों ने अमेरिका से मदद मांगी और फिर वो मदद फराहम की गई, जिसके नतीजे में 1963 में नॉर्दर्न डैम को कत्ल कर दिया गया। 1964 में ब्राजील के सदर गोलाट के खिलाफ मुजाहिरे शुरू हुए। फौज हरकत में आई और इक्तदार पर कब्जा कर लिया। इन मुजाहिरों और बगावत के पीछे भी कोई और नहीं, अमेरिका की CIA थी। नाज़रीन, चिली में सल्वाडोर आलंदे की हुकूमत गिराने के लिए भी अमेरिका ने मुनज़्ज़म कोशिशें की। हुकूमत मुखालिफ ग्रुपों को वसाइल दिए गए और मुल्क को मुआशी बहरान में धकेला गया। आखिरकार 1973 में जनरल पनूशे ने तख्ता उलट दिया। ये तो वो वाकयात हैं जहां अमेरिका ने ढके छुपे अंदाज में अपना किरदार अदा किया और हुकूमतें गिराई। ऐसे भी कई वाकयात हैं जहां अमेरिका ने कोई भी हुकूमत खत्म करने में बराह रास्त खुलकर सामने आकर अपना किरदार अदा किया। माजी करीब की बात करें तो 2001 में अफगानिस्तान पर हमला करके तालिबान की हुकूमत खत्म की गई। इसी तरह 2003 में इराक पर हमला करके सद्दाम हुसैन के तवील तरीन इक़्तिदार का खात्मा भी अमेरिका ने किया। लिबिया में मोअम्मर क़ज़ाफ़ी के खिलाफ बगावत को भी अमेरिकी हिमायत हासिल थी। 2011 में क़ज़ाफ़ी को कत्ल कर दिया गया। बाद में सामने आने वाली ईमेल से पता चला कि वो खित्ते में नई करेंसी मुतारिफ कराना चाहते थे और यही ख्वाहिश उनके खात्मे का सबब बनी।
नाज़रीन, एक रहनुमा ऐसा भी था जिसे अमेरिका नापसंद करता था। उसे खत्म करने की एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों कोशिशें की गई। ये थे क्यूबा के सदर फिदेल कास्ट्रो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA ने 634 बार उन्हें कत्ल कराने की कोशिश की। अमेरिका तख्ता ना भी उल्टे तो सियासी अमल में दखल जरूर देता है। पाकिस्तान की सियासत में भी अमेरिकी किरदार बारहा जेर बहस आया। बेनजीर भुट्टो और जनरल मुशर्रफ के दरमियान NRO में भी अमेरिकी किरदार का जिक्र मिलता है। साबिक अमेरिकी वजीर खारजा कंडोलीजा राइस ने अपनी किताब में इसका जिक्र भी किया है। अमेरिका की सियासी मुदाखलत की दास्तान दहाइयों पुरानी है। आज यही दास्तान वेनेजुएला में दोहराई जा रही है। अब सवाल यह नहीं कि अमेरिका क्या कर चुका है, असल सवाल यह है कि अमेरिका की रजीम चेंज का अगला निशाना ईरान बनने वाला है। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, अब बात करेंगे, ये किसी इल्ज़ाम की कहानी नहीं, ये किसी मुखालिफ की तकरीर भी नहीं। ये भारत के अंदर से उठने वाली वो आवाज़ है जो दुनिया के बासर तरीन माली और सियासी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शाया की है। एक ऐसी रिपोर्ट जिसे नरेंद्र मोदी और हिंदू तवा शनाख्त पर खुली चार्जशीट करार दिया जा रहा है। अपनी रिपोर्ट में वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि नरेंद्र मोदी का भारत अब वो मुल्क नहीं रहा जो खुद को सेकुलर जमहूरियत कहता था। ये वो भारत है जहां रियासत सिर्फ अक्सरियत की तर्जुमान बन चुकी है, जहां हुकूमत फख्र से हिंदू तवा को शनाख्त करार देती है, जिसकी वजह से अकलियतें खौफ के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई हैं। अमेरिकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी हुकूमत फाशिस्ट रुझान रखती है। यह हुकूमत सिर्फ हिंदू अक्सरियत की सियासत करती है और बीजेपी का इक्तदार मजहबी और नस्ली इम्तियाज को रियासती पॉलिसी में बदल चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक 2014 के बाद भारत में मजहबी अकलियतों के खिलाफ तशद्दुद में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। मुसलमानों के लिए यह दौर पहले ही मुश्किल था, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि अब ईसाई अकलियत भी इसी तशद्दुद का सामना कर रही है। भारत में सिर्फ 2.3% आबादी होने के बावजूद ईसाई हिंदू तवा इंतहा पसंदी के जुल्म का निशाना बन रहे हैं। उनके मकान, गिरजाघर, त्योहार और शनाख्त पर इंतहा पसंद हिंदुओं के हमले मामूल बनते जा रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक भारत का सेकुलर दावा अब बेनकाब हो चुका है। मोदी के भारत में रिहाइश, मुलाजमत, तालीम और वोट जैसे बुनियादी हकूक भी मजहब से मशरूत होते जा रहे हैं। यह सिर्फ समाजी तासुब नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म रियासती माहौल है जो अक़लियतों को गैर महफूज बनाता जा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में सिर्फ ईसाइयों के खिलाफ 706 पुरतशद्दुद वाक़यात रिकॉर्ड हुए। गिरजाघरों पर हमले किए गए, इबादत के दौरान ईसाइयों पर तशद्दुद किया गया, क्रिसमस की मजहबी अलामतों को तोड़ा गया, सांता क्लास की मूर्तियां मिसमार की गईं और इन सब के बीच भारतीय रियासत खामोश तमाशाई बनी रही। अमेरिकी जरीदा इस खामोशी को इत्तफाक नहीं मानता। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी का चर्च जाना लेकिन मुल्क भर में ईसाइयों पर हमलों की मजम्मत करना शिद्दत पसंद हिंदू तवा अनासिर के लिए वाज़ेह रियासती इशारा है, बल्कि वाज़ेह पैगाम है कि ऐसे तशद्दुद, ऐसे जराइम पर रियासत गिरफ्त नहीं करेगी। एंटी कंसोर्शियम, कावानीन, पुलिस की बेअमली और रियासती रवैया सब मिलकर अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। इसलिए भारत में सेकुलरिज्म अब महज नारा बनकर रह गया है, क्योंकि क्रिसमस 2025 मजहबी इंतहा पसंदी का कौमी फ्लैश पॉइंट बनकर सामने आया। उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, गिरजाघरों पर धावा बोला गया, मारपीट और कत्ल की धमकियां दी गई, एक नाबीना ईसाई खातून को मारा पीटा गया और योगी आदित्यनाथ की हुकूमत ने क्रिसमस के दिन स्कूल खुले रखने का खास एहतमाम किया। अखबार के मुताबिक ये सब वाकयात मुनज़्ज़म और पुरतशद्दुद थे। इसलिए अमेरिकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी खास तशवीश वाला मुल्क करार देने की सिफारिश की है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में ईसाइयों पर होने वाले हमलों की खुलकर मजम्मत नहीं की और यही खामोशी भारत के आलमी तशख़्ख़ुस पर सवालिया निशान बन चुकी है। सवाल यह नहीं कि रिपोर्ट क्या कह रही है, सवाल यह है कि भारत को नफरत का यह घिनौना खेल खेलने की खुली छुट्टी क्यों दी जा रही है। आलमी फोरम्स और ताकतें कब अपना किरदार अदा करेंगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।